नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारत के सफल दौरे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के लिए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। आर्थिक रक्षा समेत तमाम मसलों पर हुई बात। दोनों देशों में 16 समझौते। प्रधानमंत्री ने कहा, तमाम चुनौतियों के बीच भी दोनों देशों की दोस्ती एक ध्रुव तारे की तरह। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को रूस की ओर से ईंधन के निर्बाध आपूर्ति का दिया भरोसा। कहा, फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग पर भी कर सकते हैं चर्चा। भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त उपक्रमों की स्थापना पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बिजनेस फोरम में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री ने कहा, द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले हो सकता है हासिल। पुतिन ने की प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों और मेक इन इंडिया की सराहना। इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच सरकार ने इंडिगो की सेवाओं में आई गड़बड़ी का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए जांच के दिए आदेश। निगरानी के लिए बना नियंत्रण कक्ष। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, अगले 3 दिनों में सेवाओं की पूर्ण बहाली का अनुमान। आरबीआई ने रेपो दर में 0.25% की कटौती करके किया 5.25%। फरवरी से अब तक 1.25% की कमी। कर्ज होंगे सस्ते। विकास दर को 6.8% से बढ़ाकर किया 7.3%। महंगाई दर के अनुमान को घटाकर किया 2%। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिवसीय भारत दौरा संपन्न हो गया है। पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। वो 23वें भारत रूस समिट के लिए भारत आए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 19 समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मीटिंग में ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसका ऐलान दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया था। पुतिन राष्ट्रपति भवन में भव्य डिनर के बाद सीधे पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन में डिनर से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। ये तस्वीरें राष्ट्रपति पुतिन और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों समकक्षों ने विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत की। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया था। रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज दिल्ली में 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 7 क्षेत्रों में 16 समझौते हुए और 5 घोषणाएं भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह चमकदार बताया, तो राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की बात की, तो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर मिलकर काम करने की बात दोहराई। रूस ने भारत को निर्बाध तेल गैस आपूर्ति का भरोसा दिया, तो भारत को तकनीकी हस्तांतरण और को प्रोडक्शन पर भी सहमति जताई है। रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। वैश्विक परिदृश्य चाहे कैसे भी हों, भू राजनीतिक हालात चाहे कैसे भी हों, यानी तमाम उठापटक के बीच
भारत रूस के आपसी संबंधों को देखें तो ये एक तरह से हमेशा भरोसेमंद रहे हैं और ऐतिहासिक रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का औपचारिक स्वागत और उस दौरान दिखी गर्मजोशी दोनों ही देशों के भरोसेमंद रिश्ते की तस्वीर पेश कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान के दौरान कहा भी कि दोनों देशों की साझेदारी ध्रुव तारे जैसी अटल है। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर रूस के राष्ट्रपति ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। महात्मा गांधी 20वीं सदी में एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अहिंसा, मानव कल्याण, व्यक्ति की गरिमा के लिए एक नई उम्मीद, एक नई पहल दुनिया को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भी दोनों ही देश मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए आसानी से करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन सुचारू नहीं है। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग लगातार हो रही है। ऐसे में भारत रूस के संबंधों को रक्षा, तकनीक और ऊर्जा के अलावा व्यापार और निवेश पर ले जाना दोनों देशों की मित्रता को नया आयाम दे रही है। अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और रूस के बीच 8 दशकों की दोस्ती में वक्त के साथ गहराई आती गई है, लेकिन दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों तमाम क्षेत्रों तक व्यापक नहीं हो पाए हैं। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदा भारत यात्रा में दोनों देशों ने व्यापारिक रिश्तों को व्यापकता देने का फैसला किया है। दोनों ही देश अब मेक इन इंडिया के मद्देनजर भारत में ही को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहमत हुए हैं। आज दिल्ली में बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ हुए संवाद में दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई है। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर नए आयामों को छू रही है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों की सबसे बड़ी नींव अटूट विश्वास बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच FTA पर बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि चाहे बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। यही विश्वास भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। भारत और रूस आर्थिक सहयोग के नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। बिजनेस फोरम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा लक्ष्यों को नई गति देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और उनके बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ था, लेकिन वर्तमान संभावनाओं और विश्वास की मजबूती बताती है कि यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने
2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वतंत्र और संप्रभु नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके नतीजे पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि मेक इन इंडिया जैसी ऐतिहासिक पहलों ने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है और साथ ही बहुत अच्छे परिणाम भी पा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीति और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे बड़े ऐतिहासिक पहल की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वक्तव्यों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आने वाला दशक भारत रूस संबंधों के लिए अत्यंत निर्णायक और अवसरों से भरा होने वाला है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि 2030 से पहले ही व्यापार का लक्ष्य कैसे हासिल होता है और नई साझेदारियां किस तरह दोनों देशों के विकास को नई रफ्तार देती हैं। यानी कि भरोसे की बुनियाद पर खड़ी ये पुरानी दोस्ती अब भविष्य की संभावनाओं का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के दौरे से पहले एक निजी समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया। इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ उसके बदलने की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। साथ ही ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, दरअसल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ इसके बदलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। ये बात सब जानते हैं। नए समीकरण और नए पावर सेंटर बन रहे हैं। इन समीकरणों पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां भी समय के साथ बदल रही हैं। ऐसे हालात में दुनिया के महान देशों के बीच स्थिरता बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और विश्व के लिए ये स्थिरता विकास की आधारशिला की तरह है, चाहे ये दो देशों के बीच का मामला हो या फिर पूरे विश्व से जुड़ा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए। सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एससीओ की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में बैठने के सवाल पर बताया कि हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसा दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। हम दोनों के बीच
सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई और इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की। हमारे पास हमेशा बातचीत करने को कुछ न कुछ ज़रूर होता है। हम लोग बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि बाद में ख्याल आया कि लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक विशाल देश बताते हुए कहा कि ये 150 करोड़ लोगों का देश है जो विकास के रास्ते पर अग्रसर है, जिसकी विकास दर 7.7% है। साथ ही ये भी कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। हमारी यात्रा पर दुनिया की नज़र रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत एक विशाल देश है जहां 1.5 अरब लोग रहते हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था 7% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ तेज़ी से बढ़ रही है और जो दुनिया की प्रमुख शक्तियों में अग्रणी है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। ये सही है कि इसके बावजूद आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि इससे बेहतर किया जा सकता था, पर परिणाम सबके सामने है। आने वाले समय में हम भविष्य को लेकर कई अहम क्षेत्रों में सहकार्य के लिए तैयार हैं और उनमें से एक है हाई टेक्नोलॉजी। भारत और रूस स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इसे लेकर आगे और भी बात करेंगे, पर ये आज के दौर की वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाला भविष्य तय करेगी। ये हमारी प्रगति को रफ्तार दे सकती है, पर यह भी सही है कि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और वो रास्ता चुनेंगे जो हमारे लिए इमर्ज्ड के समय में सबसे बेहतर हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक शक्तिशाली देश बताया और कहा कि वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है और ये बात सभी को समझनी होगी। साथ ही ये भी बताया कि खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला है, जिस पर भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनके प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज़्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साक्षात्कार के दौरान ये भी कहा कि न मैं और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में आते हैं। हम अपना साझा काम कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं करते और हम किसी के विरोध में नहीं हैं। रूस और भारत तो बस अपना साझा हित चाहते हैं। हमारी इस नीति की देशों को सराहना करनी चाहिए।
देखिए, ना मैं न प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में आते हैं। हालांकि मैं ये भी साफ कर दूं कि हम अपना साझा काम कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं करते। राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी नीतियां और अपने सरोकार हैं और हमारे अपने। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। रूस और भारत तो बस अपना साझा हित चाहते हैं। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। मुझे लगता है हमारी इस नीति की देशों को सराहना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प परंपराओं और ऐतिहासिक मित्रता को दर्शाने वाले विशेष उपहार भेंट किए। ये उपहार दो देशों के लंबे, विश्वसनीय और भावनात्मक संबंधों का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को फाइन असम ब्लैक टी भेंट की। ब्रह्मपुत्र घाटी की उपज ये चाय अपने मजबूत माल्टी फ्लेवर और चमकीले रंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2007 में इसे जीआई टैग मिला था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नक्काशीदार मुर्शिदाबाद चांदी का चाय का सेट भेंट किया। यह पश्चिम बंगाल की समृद्ध शिल्प कलात्मकता को दर्शाता है और इसके साथ ही महाराष्ट्र की धातु शिल्प परंपरा का हस्तनिर्मित चांदी का अश्व भी उपहारों की सूची में शामिल रहा। सौम्यता और वीरता का प्रतीक ये घोड़ा भारत रूस साझेदारी की प्रगति को दर्शाता है और इसके अलावा आगरा की पत्थर जड़ाई कला पर आधारित हस्तनिर्मित मार्बल शतरंज सेट ने उपहारों को और विशेष बनाया। संगमरमर, लकड़ी और अर्ध कीमती पत्थरों से बनी ये बिसात उत्तर भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता और एक जिला एक उत्पाद की पहल की सफलता को दर्शाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया के सबसे बेहतरीन मसालों में गिने जाने वाले कश्मीरी केसर का विशेष पैक भी दिया। जीआई टैग और ओडीओपी मान्यता प्राप्त ये रेड गोल्ड कश्मीर की परंपरागत खेती और सांस्कृतिक विरासत से सीधे जुड़ा है। वहीं रूसी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता भी उपहार में दी। यह ग्रंथ धर्म, कर्तव्य, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक अनुशासन के शाश्वत संदेश के कारण विश्व भर में अनुकरणीय है। विदेश मंत्रालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान प्रेस वार्ता की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बल दिया गया, जिस पर भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच चर्चा चल रही है। दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव ने कहा कि इस समझौते से व्यापार घाटे की समस्या को हल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। The discussions today also focused considerably on the proposed free trade agreement that is under discussion between India and the Eurasian Economic Union, which is again expected to help address the issue of the trade deficit. It was agreed between the two sides that negotiations should be fast-tracked for early conclusion within the stipulated timelines. During the current visit, both sides also underscored the importance of expediting the discussions and the negotiations on the bilateral investment treaty, which again will help energize investments in both directions. विदेश सचिव ने बताया कि वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के हालिया घटनाक्रमों और रूस अमेरिका के बीच चल रही बातचीत की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष पर भारत के स्थायी रुख को दोहराते हुए बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष खत्म करने और स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता पर बल दिया। President Putin also briefed Prime Minister at considerable length concerning recent developments on the conflict in Ukraine. Prime Minister reiterated India's long-standing position on this conflict, emphasizing
India's interest in seeing the earliest possible cessation of hostilities and a sustainable resolution of the conflict through dialogue and diplomacy. And you'd have heard the Prime Minister's remarks during the press event earlier today. India stands ready to provide any assistance required in this effort and to play an appropriate role in this effort. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने इस प्रयास में भारत को रूस की ओर से पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया। Two leaders also discussed the situation in other regional hotspots around the world. On terrorism, the two leaders reiterated their resolve to fight jointly against all forms and manifestations of terrorism, and the Prime Minister reiterated India's zero tolerance stance on terrorism, and President Putin reiterated Russia's support for India in this effort. और आइए अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन लोकसभा में जमकर कामकाज हुआ। प्रश्नकाल में जहां सांसदों ने संबंधित मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल पूछे, वहीं शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के मुद्दों को संसद में रखा गया। 2 दिन की गहन चर्चा के बाद शुक्रवार को लोकसभा से स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल को ध्वनिमत से पारित करा लिया गया। शीतकालीन सत्र के 2 दिनों के गतिरोध के बाद संसद की तस्वीर लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक नजर आ रही है। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. लोकसभा में व्यापक चर्चा के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा से इस बिल 2025 पारित कर दिया गया है। इस बिल के तहत तंबाकू, पान मसाला और तंबाकू जनित उत्पादों पर सेस लगाने के प्रस्ताव हैं। ये सेस किसी भी आवश्यक वस्तु पर नहीं लगेगा। इस सेस से होने वाली आमदनी राज्यों के साथ साझा की जाएगी, जिससे वे स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च कर सकें। We are bringing on a demerit good, and here are some members saying the government is so desperate for revenue. I need to give money for defense. Am I taxing essential commodities of the common people? No. It is only on the demerit goods. पान मसाला, तंबाकू और गुटखे पर ज्यादा टैक्स लगाकर सरकार इनकी खपत कम करना चाहती है। साथ ही इससे मिलने वाला राजस्व राज्यों और केंद्र के हेल्थ सिक्योरिटी फंड में जाएगा। This offers us a feasible mechanism to strengthen both citizens' health and military preparedness. Now, what is citizens' health? If money is being given to the states, as I said, public health is a state's domain. And if money is being provided for public health, it obviously goes to the states. इस बिल पर चर्चा में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इससे पहले सुबह संसद के दोनों सदनों में कामकाज शुरू होते ही राज्यसभा में देश भर में इंडिगो फ्लाइट की देरी और रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया गया। शून्यकाल में लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा। हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया। हालांकि दोनों सदनों में कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। इनने तो कोई फार्मूला माने नहीं, और सारे फार्मूले, हमारा एक ही फार्मूला है, किसानों का कल्याण। और इसलिए हम तुअर खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, उड़द खरीदेंगे। एक सवाल के उत्तर में राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले दशक में रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के कारण जो करीब आज 25,000 ट्रेन डेली चलती है इस पूरे रेलवे नेटवर्क पे, और इसमें एसेट फेलियर्स रिड्यूस होके मात्र 2% से कम रह गए हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है ओवर द पास्ट। अगर हम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स की बात करें तो जो 2014 में 135 एक्सीडेंट थे और एवरेज 2004 से 2014 के बीच में 171 एक्सीडेंट थे, वो भी 90% रिड्यूस हो गए हैं। शुक्रवार को दोनों सदनों में शून्यकाल में सांसदों ने कई अहम मुद्दों को भी उठाया। संसद में कामकाज को लेकर अच्छी प्रगति देखने को मिली। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज।
संसद के दोनों सदनों में आज विदेश, जलशक्ति, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण लिखित जवाब पेश हुए। इनमें अवैध माइग्रेशन, गंगा नदी प्रदूषण, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, कोहरे में ट्रेन संचालन, डीपीडीपी नियमों की स्थिति और भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन प्रगति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। लोकसभा में विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नागरिकों को फर्जी जॉब ऑफर्स और अवैध माइग्रेशन सिंडिकेट से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध एजेंटों और रिक्रूटमेंट रैकेट्स पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। केस राज्यों की पुलिस को भेजे जाते हैं। इसके लिए ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म को मजबूत किया गया है। लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा सफाई को लेकर बताया है कि 5 गंगा राज्यों में 10,160 MLD सीवेज बनता है, जिसमें से 7,820 MLD का STP क्षमता मौजूद, 1,996 MLD क्षमता निर्माणाधीन है। CPCB के 2025 के डेटा में हरिद्वार से सुल्तानपुर तक अब कोई प्रदूषित स्ट्रेच नहीं है, जबकि कानपुर और गाजीपुर के बीच अब भी प्रदूषण के बिंदु मौजूद हैं। पिछले 5 वर्षों में 69 प्रोजेक्ट मंजूर हुए एवं 11,741 करोड़ की लागत। राज्यसभा में रेल मंत्रालय ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन आधुनिक बनाए जा रहे हैं। इसमें 1,337 स्टेशन पुनर्विकास के लिए चुने गए। अब तक 155 स्टेशनों के काम पूरे हुए। तिरुपति, नेल्लोर, यशवंतपुर, बेंगलोर कैंट और रानीतम स्टेशन पर तेजी से कार्य प्रगति पर है। कोहरे में ट्रेन संचालन को लेकर राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 3 सालों में मात्र 2.2% मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कोहरे के कारण रद्द हुई। सुरक्षा के लिए 28,254 GPS आधारित फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध कराए गए। सन 2024-25 में मेल एक्सप्रेस की समय पालन दर 77.12% रही और 2025 से 26 यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच 80% रही। पार्लियामेंट डेस्क, DD न्यूज। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से आए शिक्षकों का एक समूह जब शुक्रवार को IUCTE वाराणसी पहुंचा तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। पारंपरिक स्वागत से अभिभूत उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु की भूमिका निभाने वाले इन शिक्षकों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। इस दौरान शिक्षकों ने काशी तमिल की आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा पर भी चर्चा की। काशी तमिल संगमम एक ऐसे रिश्ते का जश्न है जो सदियों से भारतीय कल्पना में बसा हुआ है। अनगिनत तीर्थयात्रियों, विद्वानों और साधकों के लिए तमिलनाडु और काशी के बीच का सफर कभी भी सिर्फ शारीरिक तौर पर आने जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि ये विचारों, सोच, भाषाओं और जीवंत परंपराओं का एक आंदोलन था। संगमम इसी भावना से प्रेरित है। काशी तमिल संगमम ने एक बार फिर से एक ऐसे बंधन को जिंदा किया है जिसने पीढ़ियों से भारत के सांस्कृतिक माहौल को शांतिपूर्वक आकार देता रहा है। इसी क्रम में काशी स्थित अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में तमिलनाडु से आए शिक्षकों के एक समूह का जोरदार स्वागत किया गया। रुद्राक्ष की माला और अंगवस्त्र देकर जब इन अतिथि शिक्षकों का अभिवादन किया गया तो वे भी भावुक हो उठे। The government initiated 3 times and this is the 4th time. The first time I applied and selected for this Kashi Tamil Sangamam 4.0. I'm very much happy and delighted and thankful for the opportunity providing the government of India, Dr. Pradhamar, Prime Minister Modi ji. We were experienced, we start our journey from the boys schools where they explained and we were know the norms, rules and regulations of selecting the students, which is highly surprised how they were elected and selected the students. This was a very good discussion and initiative because of course the entire theme of this Kashi Tamil Sangam 4.0 is Tamil Karkalam. So here they have initiated a discussion of how we can bridge the philosophical tradition of Tamil and the language which can be integrated, brought into the betterment for the India, which targets on the Viksit Bharat 2047. Amazing to see people over here in North India, especially in Varanasi, appreciating the celebrated poets and saints of Tamil Nadu. Such a awareness should be created even among people over there in Tamil Nadu.
So I should say whatever we have learnt here today, which we have not read in our textbooks. ये पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को दर्शाती है, जो लोगों को अपनी संस्कृति से परे संस्कृतियों की समृद्धि को समझने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस आयोजन से कम वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के बारे में जान रहे हैं, हमारे लोग भी जो इनके साथ जुड़ रहे हैं वो उनके बारे में जान रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को जाने, ये पहली बात है। वो काम हो रहा है इस आयोजन के माध्यम से, दोनों एक दूसरे को माने, ये दूसरा स्टेप है, और दोनों मिल के साथ काम करें, ये महत्वपूर्ण स्टेप है। हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। स्पष्ट है कि काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण को सिर्फ जोड़ने वाला नहीं, बल्कि उन्हें एक साझा जीवंत भारतीय संस्कृति के दो पहलुओं के रूप में फिर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है, और उसमें इन शिक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षक का सम्मान हमारी परंपरा रही है, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत। अगस्त्य ऋषि इसके उदाहरण हैं, और ऐसा ही उदाहरण आज दिखा प्रधानमंत्री की सोच में इस IUCTE में, जहां तमिलनाडु के शिक्षकों का सम्मान हुआ, काशी के शिक्षकों द्वारा चर्चा हुई, और चर्चा तो अभिभूत कर गई शिक्षकों को। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, IUCTE, वाराणसी। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।